हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर डायनेमिक्स बुक में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इन्हीं पे डिपेंड करता हुआ एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल है ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसको समझते हुए इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ये कहना चाहता है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, यानी कि आपके पास कोई कण है। आपके पास एक पार्टिकल है या फिर आपके पास एक कण है, वो किसी प्लेन के अंदर कर्व में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। प्लेन में यानी समतल के अंदर कर्व में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जब वो मोशन करता है तो उसका स्पर्श रेखीय त्वरण, उसका और उसका अभिलंबिक त्वरण, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण और उसका अभिलंबिक त्वरण कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। कैसे रहते हैं, कांस्टेंट, गिवन। तो सबसे पहले जो जो बातें दी हैं हम वो लिखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उसने कहा कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण कैसा रहता है, अचर रहता है। स्पर्श रेखीय त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट। इतनी बात सबको समझ में आती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कितना है, आप बताओगे कोई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कितना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और इसको कोई भी एक कांस्टेंट कैपिटल ए मान लो और ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये आया कैसे, इसकी पहले हम वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाके फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आप यहां तक पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहां से देखते हैं तो आपके माइंड में कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये रिजल्ट आता कैसे है। हम पहले इसके डेरिवेशन कर चुके हैं, आप पहले वीडियो जाके वो देखें और फिर यहां तक पहुंचे। आपको बड़ी आसानी से हमारी वीडियोस या फिर क्लासेस क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है। हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलते हैं, ऐसे नहीं कि स्किप करते हुए चलते हैं। हम चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर वो कहना चाहता है कि उसका अभिलंबिक त्वरण भी कैसा है, कांस्टेंट है। अभिलंबिक त्वरण, उसका अभिलंबिक त्वरण भी कैसा है, अचर। अभिलंबिक त्वरण का मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। बुक वाले ने कहा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन भी उसका कितना है, कांस्टेंट। और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता कितना है, बताना। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, और ये भी कितना मान लो, नया कांस्टेंट। और इक्वेशन नंबर आ गई 2। ये ए और बी क्या है, मेरे कोई भी क्या है, कांस्टेंट है। वी स्क्वायर अपॉन रो होता है, वेयर रो क्या रहता है, वक्रता त्रिज्या रहती है, फिर क्या रहती है, कर्वेचर रहती है। तो ये दो बातें तो उसने दी हुई थी, गिवन थी। अब बुक वाला चाहता है क्या है, बुक वाला चाहता है कि जो वक्रता त्रिज्या है ना, यानी कि आपकी रो, रो की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। हमें कुल मिला के रो निकालनी है या फिर वक्रता त्रिज्या निकालनी है, और वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 80 प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई पूछ ले कि ए और बी क्या चीज है, तो वहां पे कोई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कुल मिला के रो की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 80 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो बातें हमें गिवन थी जो हमने लिख ली, और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस सबको बड़ी आसानी से समझ में आता है। ऐसे नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और उसको रटना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप कंसेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़ें ताकि आपको फ्यूचर में भी मैथ्स में क्या बने, आपका इंटरेस्ट बने। तो हमने दो बातें गिवन थी, हमने दो लिख ली। अब चलते हैं आगे की तरफ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, डी अपॉन डी टी और ये v और ये बन जाएगा e। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा v होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ds अपॉन dt के, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। किसके इक्वल होता है, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी के, सॉरी किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के। इसको इक्वेशन नंबर एक बार दे दो 3। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3।
दोनों तरफ का क्या कर देंगे समाकलन, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का क्या करने पर समाकलन, समाकलन करोगे तो इधर तो कितना आ जाएगा v, उस तरफ कितना आएगा 80, क्योंकि v 80 और एक नया कांस्टेंट आएगा, और नया कांस्टेंट मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कितना आ गया c, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो होगा इंटीग्रेशन, तो इधर तो कितना आ जाएगा 80 और एक नया कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 4, ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी कितनी 4, क्योंकि a और b कांस्टेंट पहले काम में ले चुके हैं और ये नया कांस्टेंट क्या हो गया c। एक काम करते हैं, ये v की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं किसके अंदर 2 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, तो ये वैल्यू यहां पे उठा के पुट करोगे तो कितना आएगा 80 प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन रो और इज इक्वल टू कितना बी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? 80 प्लस बी का सी का होल स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू वी, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि रो इज इक्वल टू 80 प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी, लिखा जा सकता है इसको ऐसा। क्या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि रो इज इक्वल टू ए 80 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ बी बाहर आएगा तो कितना बना देगा बी बना देगा। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? रो इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी टी प्लस सी अपॉन, ये कैपिटल सी है, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां तक सब क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं एक बार के लिए a, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है a और b मेरे, तो नया कांस्टेंट माना जा सकता है। और इसको एक बार के लिए नया कांस्टेंट मान लेते हैं स्मॉल b, इसको एक बार के लिए नया कांस्टेंट क्या मान लेते हैं स्मॉल b। तो रो इज इक्वल टू 80 प्लस स्मॉल b का होल स्क्वायर, रो इज इक्वल टू 80 प्लस स्मॉल b का होल स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a जी यहां पे कितना है a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b एंड स्मॉल b आपके पास कितना है c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। एक बार चेक करना, ये इधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर, एक बार प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से चेक करो, क्या बुक वाले ने यही पूछा था कि रो की वैल्यू यही आनी चाहिए 80 प्लस बी का होल स्क्वायर। रो हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। रो हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। और बुक वाले ने वक्रता त्रिज्या की वैल्यू पूछी भी कितनी थी 80 प्लस बी का होल स्क्वायर, और आ भी कितनी रही है 80 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है फिनिश होता है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि बुक वाले ने क्या गिवन था और क्या प्रूफ करवाया था। बुक वाले ने कहा था कि आपका स्पर्शरेखीय त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहां पे तो हमने स्पर्शरेखीय त्वरण को कैसा कर दिया? कांस्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि स्पर्शरेखीय एक्सेलरेशन होता कितना है, तो आप इसको आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये रिजल्ट तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि विलंबिक त्वरण भी कैसा होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे विलंबिक त्वरण को भी कैसा कर दिया? कांस्टेंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन इतना होता है, ये रिजल्ट तो आपको याद ही नहीं होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद नहीं तो आप आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? फिर उसने कहा कि इन दोनों का यूज करते हुए, कैसे भी करते हुए, रो की वैल्यू यानी कि वक्रता त्रिज्या की वैल्यू ये आनी चाहिए, और हमने इन दोनों का यूज करते हुए एग्जाम्पल को प्रोसीड किया और वक्रता त्रिज्या की वैल्यू यही लिए, और इस प्रकार ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है? फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हम हमारे हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं। हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हुए इस यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स के साथ कम से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आगे भी उनको शेयर करने के लिए कहें, जिससे हमारा मोटिवेशन लगातार आपके साथ बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।